औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी महामानवों को विनम्र अभिवादन करता हूँ। मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय हमारे मौलाना सादिक साहब भंते जी और सभी पदाधिकारी, मुसलमानवाड़ी खुदसरवाड़ी इस गांव के सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दरवी सर ने आपको आंकड़े तक बता दिए कि कैसे कैसे हमको वोट मिलने वाले हैं, कैसे कैसे हम जीतने वाले हैं। मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करने वाला हूँ, मेरा गला और वक्त दोनों भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है। मुसलमानवाड़ी इस नाम को आज खुदसरवाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब बचपन से हम जब भी इधर सफ़र करते थे, रोड पर एक हरे कलर की लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में, कई साल हो गए वो पार्टी भी नहीं रही और वो नाम भी नहीं रहा। अब नई पार्टी लगेगी तो क्या लिखकर आएगा? खुदसरवाड़ी। इंशाल्लाह अपने को उसको फिर से मुसलमानवाड़ी लिख के लाना है तो विधानसभा में चुनकर देना। कई मसले हैं, कई मसाइल हैं, इसके बारे में बात होती है। कभी हमारे काम नहीं होते, कभी हम पे तवज्जो नहीं होती। आमदार को कितने बार, दर्जनों बार निवेदन देकर आपने क्या मांगा था? मियाँ भाई मांगता क्या? मियाँ भाई मेडिकल कॉलेज नहीं मांगता, स्कूल नहीं मांगता, इंडस्ट्री नहीं मांगता, उद्योग नहीं मांगता, होटल नहीं मांगता। हम मांगते खाली कब्रिस्तान का वाल कंपाउंड, नहीं तो ईदगाह की कमान। ईदगाह की कमान होना, नहीं तो कब्रिस्तान का वाल कंपाउंड होना। इतनी सी भी चीज़ें, इतनी सी भी मांगे आपकी इन 5 सालों में पूरी हुई क्या? हुई क्या? मुसलमानवाड़ी का छोड़ दो, पांगरा में एक ईदगाह का इशू था, हुआ क्या? नोनी हुई क्या? फंड मिला क्या? नहीं मिला। शिवड़ी में जाके पूछो, ईदगाह का कब्रिस्तान का काम ना शिवड़ी में हुआ, ना सोनखेड़ में हुआ, ना जवाहर नगर में हुआ। किसी गांव में ना मुसलमानों के कब्रिस्तानों के मसले हल हुए, ना ईदगाह के मसले हल हुए, ना हमारे बौद्ध समाज के, हिंदू समाज के स्मशान भूमि के मसले हल हुए। अरे ये मरने की फिक्र वाले काम भी अगर नहीं किया तो 5 साल का निधि कहाँ ले जाकर डाला, ये सवाल पूछने की ज़रूरत है। तुम सरकार से लाके नहीं दे पाए, लेकिन जो स्वेच्छा निधि आपके मतदाताओं का अधिकार है, वोटरों का अधिकार है, तुमको जिताने में 80% वोट अगर किसी के थे तो वो सिर्फ मुसलमानों के और दलितों के थे। 20% वोट भी तुम्हारे को दिगर तबके के नहीं थे। लेकिन खाली 20% वोट जिन्होंने दिए, अपने निधि का 80% खर्च उन बस्तियों पे किया, और जो 80% लोगों ने उनको वोट दिया उनको 10-20% के अंदर निपट दिया। अगर वो हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकते हैं तो हमको अपने नुमाइंदे खुद चुनकर असेंबली में भेजने पड़ेंगे। इनके ऊपर, हमारे ऊपर निर्भर नहीं रह सकता। ये बहुत अच्छे अंदाज में दरवी सर ने बताया कि इस इलेक्शन के अंदर बीजेपी का एक उम्मीदवार है। बीजेपी एकनाथ शिंदेगढ़ शिवसेना का आनंद भोंडारकर, वो तो एक मामले में हमारे बौद्ध समाज ने मांग नहीं की है कि अक्षय भालेराव के मर्डर का मुख्य आरोपी बोलकर उसको अटक करने की मांग, और कई बार उस मांग को लेकर आंदोलन करने का काम उस गांव के लोगों ने किया। दूसरा कैंडिडेट है भाजपा का लोकसभा को संतोष खंबरटे। अब भाजपा का विधानसभा का कैंडिडेट आनंद भोंडारकर, भाजपा का लोकसभा का कैंडिडेट हंबरडे, और आरएसएस का भी एक कैंडिडेट है। ये इलेक्शन में और पिछले इलेक्शन में आरएसएस भी कैंडिडेट दे रही। आरएसएस के चड्डी गैंग का कैंडिडेट दिलीप कंदकुर्ते नाम है, दिलीप कंदकुर्ते। वो आरएसएस के तरफ से खड़े रहे वाला है, चड्डी गैंग ने खड़ा करे। अब ये चड्डी गैंग के 20-22 हजार वोट है, लेकिन वो अपक्ष हूँ बोल के नोटा बांट के पिछले साल भी उसने अपने बौद्ध समाज के 6-7-8 हजार वोट खराब किया, मुसलमानों की भी 7-8 हजार वोट खराब किया। इसलिए इसको अपक्ष समझने की गलती मत करो। मुझे भंते जी कमाल तो ये लगती है कि एक गिरने की वास्ते तीसरी बार खड़े रहा। पहली बार जब खड़े रहा तो लोगों ने बोले 5-6 करोड़ रुपए खर्चा करा बोले। दूसरी बार, पिछली बार गिरा, लोग बोले 8-10 करोड़ रुपए खर्चा करके गिर गया। मेरा ये कहना है कि इसके पास में पैसा आया कहां से?
पहले इलेक्शन में 4-6 करोड़ की खर्च करके गिर गए, दूसरे इलेक्शन में 8-10 करोड़ खर्च करके गिर गए, फिर तीसरे इलेक्शन में पैसा आया कहां से? इस बार भी वो गिरने तो वाले हैं और इंशाल्लाह उनको अपनी गिराने वाले हैं। आरएसएस चड्डी गैंग को हराने का काम दो ही ताकतें कर सकती है, एक जय भीम, दूसरा जय मीम। जब एक साथ आते ये हरा सकते हैं। लेकिन उसको हारने के बाद में जैसे ही 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, ये चड्डी गैंग वाले आरएसएस के कैंडिडेट के पास इलेक्शन में खर्च करने को पैसा कहां से आया, इसकी ईडी इंक्वायरी करने की जांच पहली विधानसभा में करके करेंगे, हम करेंगे। अब ये है दूसरे हम्बर डे। सर ने बोले वो हारने वाला है। आप मेरे को बोलो, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने का इल्जाम अशोक चौहान के 9 आमदारों पे लगा था। उन 9 आमदारों में हम्बर डे था कि नहीं था? था कि नहीं था? बीजेपी को चुन के आ रहा कांग्रेस से और वोट कर रहा बीजेपी को। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग बीजेपी को हुई। बहुमत चाचनी के वक्त अशोक चौहान के साथ 11 आमदार दरवाजे के बाहर बीजेपी की मदद करने को ठहर गए। बीजेपी के खिलाफ वोट करने विधानसभा में नहीं थे। उन बीजेपी के मददगारों में मोहन हम्बर डे था कि नहीं था? अशोक चौहान के 11 आमदारों में था। परसों विधान परिषद में 7 आमदारों ने 25 खोखे लेकर बीजेपी को वोट करने वालों में हम्बर डे था कि नहीं था? था ना? था कि नहीं था? अब इसको क्रॉस वोटिंग करने की इतनी आदत है, तुम उसको सेक्युलर बोल के वोट करे रे करे, वो जाके बीजेपी को वोट करता। आज उसके घर में से कमल का फूल खिल गया। ये मोहन मारुतराव हम्बर डे और सग्गा भाई संतोष मारुतराव हम्बर डे, एक ही घर से कमल का फूल, एक ही घर से पंजा। ये आवाम को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे। आपके गांव में अगर आ गया तो उसको पूछो, मोहन अन्ना ईमानदारी से बोलो, 20 तारीख को पहली लोकसभा की मशीन में बटन दबाने को जाएंगे, तब तुम्हारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का बटन दबा रहे कि अपने सगे भाई का बटन दबा रहे? अगर उन्होंने अपने पार्टी का बटन दबाया तो भाई से बेईमान हो जाएगा, और अगर भाई का बटन दबाया तो पार्टी से बेईमान हो जाएगा। एक ना एक हालत में 20 तारीख को बेईमान होने ही वाला है, होने ही वाला है। ये बेईमानों को बिल्कुल अपना वोट वेस्ट मत करो। वोटों की तकसीम को रोको। इस बार देखो, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत अपने साथ है और दूसरी जगह कल ही हमको हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने अपनी दुआओं से, अपने ताईद से नवाज दिया। आज जय भीम जय मीम एक जगह आकर इस देश के संविधान को, जमहूरियत को बचाने का काम करेंगे, फिरका परस्तों को दफनाने का काम करेंगे। इंशाअल्लाह आने वाले 20 तारीख को आपको गैस सिलेंडर के बटन के निशान दबाना है और अक्सर से 50 साल की तारीख जिंदा करनी है। 20 नवंबर 20 नवंबर 20 नवंबर। अल्लाह हाफिज। जय भीम जय भीम।